हेलो दोस्तों, आदि जुपाली एडुकेशन के ज्योग्राफी क्लास में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में। विभिन्न परीक्षाओं में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में आपके 100% अंक बिल्कुल पक्के हो जाएं। दोस्तों, जैसा कि पिछली लेक्चर ब्रह्मांड में हम लोगों ने पढ़ा कि बिग बैंग के कारण कैसे आकाश गंगा, तारे और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। अगर आप पिछला लेक्चर का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मेरी सलाह है कि पहले आप उस वीडियो को पूरा देख लें, तब यह वीडियो आपको अधिक समझ में आएगा। और उसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, है ना। ऊपर आई बटन में जो यहाँ पर है, यहाँ पर आई बटन लगा हुआ है, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक हम दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण लेक्चर, सौर मंडल। सूर्य के सौर मंडल यानी होता है सोलर सिस्टम। पूरा सौर मंडल इसकी परिभाषा में ही छिपा है। अगर इसकी पूरी परिभाषा को हम समझ लेंगे तो पूरा सौर मंडल को हम समझ लेंगे, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, यहाँ उपग्रह भी कह सकते हैं, उपग्रहों, है ना, ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ग्रह कितने हैं? 8, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपग्रह कितने हैं? 65, ये से याद रखिएगा, ठीक है। तो हमें इतना ही पढ़ना है। तो पहले हम चलते हैं सूर्य, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का से पहले हम ये समझते हैं ये डायग्राम से कि सौर मंडल है क्या। चलिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये सूर्य है। जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होने के बाद सभी दूर दूर तक फैल गए और जिसकी जितनी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बना पाया वो उस तरह से आकाश पिंड बन गए, फिर ग्रह बन गए और वो सभी एक घूमने लगे। पहले तो बताया गया था कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य और सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये सभी ग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये जो बोले थे क्लाइडियस टॉलमी बोले थे, टॉलेमी, इसके बारे में हम बता चुके हैं। लेकिन बाद में कोपरनिकस आए 1543 ईस्वी में, उन्होंने बताया कि नहीं, सूर्य जो है, सूर्य बीच में है और सूर्य के चारों ओर ये सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सूर्य और सूर्य के बाद यहाँ पर ये जो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण है। सभी का इंग्लिश में नाम दे दिया गया है। बुध का नाम मरकरी कहिए उसको, शुक्र को वीनस और पृथ्वी को अर्थ भी कहते हैं, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न और अरुण वरुण को नेपच्यून कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ये पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार ये सभी दिए हुए हैं। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, यहाँ पर एक हम ट्रिक बता देते हैं। इससे क्वेश्चन आता है कि सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए हम ये ट्रिक को आप याद करिएगा। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, एम भेम जे सन, एम भेम जे सन, इसे याद कीजिए और आपको इससे पूरा ट्रिक, इस ट्रिक से सूर्य से दूरी के अनुसार जो जो ग्रह हैं उनका नाम आपको याद हो जाएगा। तो एम से मरकरी हो गया, भी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मरकरी, एम से मार्स, जे से जुपिटर, ए से सैटर्न और यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसका नाम, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, इसका क्या क्या है हम बता दिए हैं आपको। उसके बाद आता है जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से आता है, वो है कि बड़ा से छोटा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है ना। इससे भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसका ट्रिक, ये किसका ट्रिक है, ये सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार,
और एक होता है बड़ा आकार, आकार के अनुसार। आकार के अनुसार रहेगा तो उसमें आप लोग ये अपनाइएगा, एम एम, एम एम नहीं, पहले देखिए ये कौन सा है, शुक्र ग्रह, क्या है इसका अंग्रेजी नाम, वीनस। ये देखिए बहुत जादुई है, VENUS लिख दीजिएगा, वीनस। इधर आप आगे में MM लिख दीजिएगा, और सबसे बड़ा ग्रह तो जानते हैं जुपिटर है, J लिख दीजिएगा। हो गया, ये सबसे बड़ा से छोटा के में सज गया है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला याद रखिएगा। यहाँ भी स्टार्टिंग मरकरी से 2M है, तो आप कैसे इसको कहिएगा कि मरकरी कौन सा है, मार्स कौन का है। ये चूंकि सबसे पहला ग्रह यहाँ पे मरकरी है, तो यहाँ पर भी ये मरकरी ही है, ठीक है, मरकरी, ठीक है, मरकरी। उसके बाद ये मार्स है, उसके बाद ये वीनस है, उसके बाद ये अर्थ है, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर, ठीक है, याद हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ये मार्स है, दोनों का नाम लिख देते हैं, मार्स, यहाँ पर ये मार्स है, मार्स, और ये मरकरी, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका, इससे क्वेश्चन 100% आते हैं, 100 में 100% इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, है ना, कभी कभी किसी एग्जाम में मिस कर जाए, नहीं तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ये जो 2 ग्रह हैं, ठीक है, वीनस और यूरेनस, ये, ठीक है ना, वीनस यानी शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो है, ये दोनों ग्रह उल्टा घूमते हैं। मतलब ये जैसे सभी घूमते हैं, अपने परिक्रमा करते हैं, उस तरह से न परिक्रमा कर कर ये उल्टा परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो ये पूर्व से पश्चिम, कौन सा, एक शुक्र ग्रह, शुक्र और अरुण यानी वीनस और यूरेनस, या क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। बाकी जो सभी करते हैं वो कैसे करते हैं, पश्चिम से पूर्व करते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से, ये लिख लीजिएगा, पश्चिम से पूर्व सभी ग्रह, सभी ग्रह मतलब क्या, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। किसकी, सूर्य की करते हैं, सूर्य यहाँ लिख देते हैं, सूर्य की, ठीक है। और ये जो है ये शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम करते हैं, यानी ये ग्रह और ये ग्रह, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि आप जब ये नाम लिखिएगा सूर्य से दूरी के अनुसार, तो यहाँ पर कभी कभी मिस्टेक कर जाता है कि लास्ट में जाके कि ये अरुण है या ये वरुण है, या पहले वरुण लिखाता है या बाद में अरुण लिखाता है, तो यहाँ पर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लिखने में। तो यहाँ के लिए हम बताते हैं आपको एक ट्रिक। पहले आ ही लिखा जाता है, इसलिए पहले अरुण होगा, उसके बाद यरा लवा आता है, इसलिए ब बाद में। जब पहले अ मिल ही गया तो इसके बाद तो नाम जानते हैं कि अरुण के बाद वरुण होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद इसको दूसरे नियम से भी याद रख सकते हैं, UN, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन से भी हम इसको याद कर लेंगे, किसे, अरुण पहले यहाँ पर यानी क्या होगा, यूरेनस होगा, उसके बाद नेपच्यून होगा, ये भी याद हो गया। यहाँ पर इसका भी ट्रिक है, शुक्र और अरुण का जो है पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो इसका है यू के बाद भी आता है, UV, यूरेनस और वीनस, ये 2 जो ग्रह हैं वो क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पर सूर्य भी जो उगेगा वो उल्टा उगेगा, ठीक है ना। सूर्य किधर से उगेगा, इसमें पश्चिम से उगेगा और पूर्व में जाके डूबेगा। जबकि जब जो ये पश्चिम से पूर्व जो परिक्रमा करते हैं उसमें सूर्य पूर्व की ओर उगेगा और पश्चिम की ओर डूब जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आपको याद हो गया। इसका जो ट्रिक है यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, UV, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे इसको रब करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रह, समझते हैं ग्रह क्या है। तो सूर्य या अन्य तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य
या अन्य तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ठीक है, सूर्य या अन्य तारों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं ना। तो सूर्य है, देखिए जैसे ये है, सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रहे हैं, ये भी चक्कर लगा रहे हैं, ये भी चक्कर लगा रहे हैं ना, सभी चक्कर लगा रहे हैं। तो जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उन खगोलीय पिंडों को क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ठीक है, वो सभी क्या हैं? ग्रह हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ग्रह में एक खासियत है, ग्रह बनने के भी कितने नियम होते हैं वो भी हम बताएंगे। तो पहले ये जानिए कि ग्रह का एक खासियत ये है कि ग्रह का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। सूर्य का अपना प्रकाश होता है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश से ही ये ग्रह क्या होता है? चमकता है। ठीक है ना, मैंने सूर्य के प्रकाश से अगर ये कहीं पर चमकता हुआ दिखाई देता है तो ये सूर्य के प्रकाश से चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसे बताने के लिए, क्षुद्र ग्रह। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच, ये दोनों कक्षा है, ये जिस पर परिक्रमा कर रहा है सूर्य के चारों ओर, ये जो है ये इसकी कक्षा है, इसी पर ये घूमती है। ठीक है ना, ये भी इसी पृथ्वी बृहस्पति जो है इसकी कक्षा पर ये घूमती है, गोल गोल जो घूमती है, जैसे ये है, और इस पर ये अगर पृथ्वी घूम रही है ऐसे ऐसे इस रास्ते पर, तो इस रास्ते को कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, ये जो आकाशीय छोटे छोटे पिंड हैं, है ना, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ये भी इसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये ग्रह, ये क्या है? ग्रह बन गए, लेकिन ये एक दूसरे से मिल नहीं पाए, इसलिए ये क्षुद्र ग्रह के रूप में ही रह गए। कभी कभी ये परिक्रमा करते करते कभी कभी पृथ्वी के वातावरण में भी आ जाते हैं। तो पृथ्वी के वातावरण में आकर पृथ्वी से टकराकर वहाँ पर क्या हो जाते हैं? तो बड़ा बड़ा गर्त बना देते हैं। इन्हीं गर्तों का एक उदाहरण है महाराष्ट्र में लोनार झील। लोनार जो झील बनी है, ये पृथ्वी जो ये क्षुद्र ग्रह का एक टुकड़ा है, पृथ्वी पर आकर उससे टकराकर और वहाँ पर गड्ढा बना दिया, जिससे वो बहुत बड़ा गड्ढा, और कालांतर में जब उसमें पानी भर गया, पानी भरने के बाद वो झील का रूप ले लिया। लोनार झील, नाम याद रखिएगा। कौन सा झील? लोनार झील। क्वेश्चन आ सकता है, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्षुद्र ग्रह का। इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है सौर मंडल के जो ग्रह हैं इसको दो भागों में बांट देता है। देखिएगा ध्यान से, अगर हम ये बीच में इसके अनुसार ये लाइन खींच देते हैं तो इधर 4 ग्रह हो गए और इधर ये 4 ग्रह हो गए। ठीक है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल एक तरफ, और बृहस्पति शनि और अरुण वरुण एक तरफ हो गया। ठीक है, तो इसके ये जो ग्रह है, ये जो क्षुद्र ग्रह के ये इस साइड है, ये चूंकि सूर्य के करीब है तो ये अंदर में हो गए और ये बाहर में हो गए। तो इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये लिख लीजिएगा आप लोग, आंतरिक ग्रह। और ये जो क्षुद्र ग्रह के बाहर हो गए इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो आंतरिक और ये बाह्य हो गया। अब ये सूर्य के नज़दीक हैं तो याद रखिएगा ये भारी पदार्थों से बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे अभी हम बताते हैं। ये पूरा का पूरा कॉमन सेंस का खेल है। ठीक है, और ये हल्के पदार्थों से बने हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य में सबसे ज़्यादा, आप लोग जानते हैं कि सूर्य में ही सबसे ज़्यादा द्रव्य है। द्रव्य कितना है? 99.999 मैंने लिख सकते हैं। ये पूरा जो है सूर्य में ही है, और बाकी जो 0.001 कहिए या 0.1% कहिए, जो भी 0.01 कहिए, वो बाकी ये सब में मिलकर बना। मैंने जितना भी द्रव्य है वो सब इसी में निहित है। बाकी जो 0.1% है उससे ये पूरा पृथ्वी, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और ये सभी बने हुए हैं। ठीक है,
तो ऐसे अब ये जो पूरा का पूरा द्रव्य क्या है, तो द्रव्य सृष्टि में पाए जाने वाले कोई भी पदार्थ जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है भार होगा, और क्या होगा, जिसमें भार हो या जो स्थान घेरता हो वो सभी क्या है, वो सभी द्रव्य कहलाते हैं। तो ये सभी द्रव्य इसी में है और भारी पदार्थ सभी इसी में है। तो क्या हुआ कि ये तो अपने में ले लिए, अपने में लेने के बाद सूर्य जब अपना में ले लिया, उसके बाद ये जो बच गया तो भारी पदार्थ क्या होगा। जब हम लोग जानते हैं कि जैसे चावल को से भूसी को अलग करना है तो क्या करते हैं, ऊपर से किसान इसी तरह से गिराता है तो चावल यहीं पर ढेर बन जाता है, भूसी थोड़ा सा दूर चला जाता है हल्का होने के कारण। तो उसी तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर ये भारी पदार्थ यहाँ रह गए, इनके बीच में रह गए, और इनसे जो हल्का पदार्थ था तो उड़ कर दूर चले गए और वहाँ पर जाके ये क्या बना लिए, ये यहाँ पर ग्रह का रूप ले लिया, और इस तरह से ये सभी ग्रह बने। तो क्या ये हल्के पदार्थों से बने हुए हैं और ये भारी पदार्थों से ये ग्रह बने हुए हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ और समझने का है कि जो ग्रह सूर्य के जितने करीब रहेगा वो उतना ही अपना परिक्रमण काल उसका कम होगा, और जो सूर्य से जितना दूर रहेगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये आगे में हम लोग पढ़ेंगे, जब अपने अपने ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, बुध ग्रह शुक्र ग्रह, तो उस समय हम पढ़ेंगे सबका डिटेल कि किसका परिक्रमण काल कितना है। लेकिन ये ऐसे जान लीजिए कि जो करीब जितना है सूर्य के उसका परिक्रमण काल उतना ही कम होगा। इससे आपको एग्जाम में याद करने में आसानी होगी। ठीक है, ग्रह हो गया। उसके बाद आगे जो एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये क्षुद्र ग्रह जो है इसके इस साइड में है, ये सभी छोटे ग्रह हैं, और इसके जो इस साइड है वो सभी बड़े ग्रह हैं। ठीक है ना, हल्के पदार्थों से बने होने के कारण ये फूला हुआ रह गया, और ये बड़ा ग्रह रह गया, यानी बड़ा ग्रह जो भी है, मैंने क्षुद्र ग्रह के उस साइड में बड़ा ग्रह है, और क्षुद्र ग्रह के जो इस साइड है वो छोटे ग्रह है। छोटे ग्रह इस साइड में, इस साइड में बड़े ग्रह। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, ये बड़े ग्रह होने के कारण इसका नाम दिया गया ग्रेट प्लैनेट्स, है ना। पूछेगा कि ग्रेट प्लैनेट्स कौन कौन है, तो नाम बताइएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके बाद हम लोग अपने सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य जानिए कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम आकाश गंगा में रहते हैं, जिसकी एक नाम क्या है, मंदाकिनी है। मंदाकिनी के ये जो आकाश गंगा, इसके सबसे बीच में जो होता है, इसको हम बताए थे, ये जो बीच में है इसको बोलते हैं बल्ज। आकाश गंगा के केंद्र को बल्ज बोलते हैं। ठीक है, और सूर्य जो है यहाँ पर बीच में नहीं है, सूर्य जो है कहीं दूर यहाँ पर एक कोने में है, यहाँ पर एक सूर्य है। ये सूर्य के ही चारों ओर इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे ये सब ग्रह हैं, और यहाँ पर ये चक्कर लगाते हैं इस साइड में कोने में। ठीक है, तो ये जो है इससे यहाँ से यहाँ, यानी केंद्र से सूर्य की दूरी भी पूछ सकते हैं आपकी, केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है। फिर तो यहाँ मतलब केंद्र क्या, आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य की दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष है। 30,000 प्रकाश वर्ष। तो अभी पूछेगा प्रकाश वर्ष क्या है, तो पिछली कक्षा में बता चुके हैं, लेकिन हम फिर भी बता देते। एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय कर लेगा, है ना, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सूर्य जो है परिक्रमा करता है किसका, इस बल्ज का, इसका परिक्रमा, ये सूर्य भी परिक्रमा करता रहता है। ठीक है, तो सूर्य भी परिक्रमा ऐसे से गोल गोल घूमता रहता है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से इसके चारों ओर घूमता है, इस बल्ज के चारों ओर घूमता है। तो इसको घूमने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष। और इसे कहते हैं, इस 25 करोड़ वर्ष को जो घूरने का एक समय काल पूरा होता है, एक परिक्रमण काल पूरा होता है, इसे बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष, इसको अंग्रेजी में वो क्या बोलेंगे, कॉस्मोस ईयर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। और चलते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर कि अब सूर्य जो है वो, सूर्य के बारे में अब समझते हैं। यहाँ तक ये समझ में आ गया आप लोग को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सूर्य जो है, सूर्य तो पूरा परिक्रमा किया इस तरह से, ये अपने अक्ष पर भी घूमती है। ये सूर्य जो है, ये सूर्य है यहाँ पर, ये अपने यहाँ पर ये अक्ष मान लीजिए, तो ये अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। ये अक्ष पर घूमती है पूर्व से पश्चिम की ओर। अक्ष पर कैसे घूमती है, अक्ष पर पूर्व से
पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूर्य जो है, सूर्य में इतना प्रकाश आया कहाँ से? आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सूर्य में इतना प्रकाश कहाँ से आता है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा गोला है? गैसीय गोला है, गैस से भरा हुआ है, गैसीय गोला। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है और अन्य तत्व है। तो हाइड्रोजन कितना है? 71%। उसके बाद है 26.5% जो है वो हीलियम है और 2.5% जो है वो अन्य तत्व है। जो भी चीज़ है ना, भारी पदार्थ या कुछ भी, वो सभी अन्य तत्व 2.5% में आता है। तो 71% हाइड्रोजन। इसे आपको लोग को याद रखिएगा कि कितना परसेंट हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये याद कैसे रहेगा? तो पृथ्वी पर, ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कितना परसेंट नाइट्रोजन है? 71%। तो हाइड्रोजन, सूर्य में कितना हाइड्रोजन है? 71%। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है वो जिस दिन, माने हाइड्रोजन हीलियम के रूप में बदल रहा है, यानी 4 हाइड्रोजन मिलकर, है ना, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होती है, ये 4 हाइड्रोजन जब एक हीलियम बनाता है तो उसमें फिर क्या होता है, ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊर्जा भी निकलती है। वही ऊर्जा हम लोग सूर्य में देखते हैं, जो ऊर्जा निकलती है। ये 4 हाइड्रोजन मिलकर जब एक हीलियम बनाती है तो एक हीलियम के साथ साथ ऊर्जा भी बनाती है। यही ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के रूप में हम लोगों को मिलती है। ठीक है, ये आगे चलिएगा, इसे समझिएगा कि जिस दिन ये हाइड्रोजन इसी तरह से बदलता रहेगा, ये इसे बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन एक होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है। जब दो चीज़ एक आपस में मिल जाएगी तो नाभिकीय संलयन हो गया, और जब वो टुकड़े मैंने बढ़ जाएगी तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। आसान शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जिस दिन हाइड्रोजन में ये 71% हाइड्रोजन जिस दिन सूर्य में खत्म हो जाएगी, उस दिन सूर्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन कब खत्म होगी? तो ये है कि ये 10⁻11 वर्ष तक ये ऊर्जा देती रहेगी। सूर्य जो है 10⁻11 वर्ष तक ये जो ऊर्जा है वो देती रहेगी। हाइड्रोजन उस दिन खत्म हो जाएगा और 10⁻11 वर्ष तक अभी फिलहाल में वो ऊर्जा दे सकती है। सूर्य का आयु कितना है? सूर्य का उम्र माने वो कितना पुराना हो गया है? तो 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष वो पुराना हो गया है और 10⁻11 वर्ष तक वो अभी ऊर्जा दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सूर्य है मान लीजिए, तो सूर्य के केंद्र को कोर कहते हैं, CORE। ठीक है, और सूर्य के कोर में जो तापमान होता है वो होता है 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। इसको क्या ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा 15/60, यानी 15 लाख डिग्री सेल्सियस। कोर में यानी जो बीच में होता है, बीच में यानी केंद्र में इसका तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो तापमान बाहरी सतह पर होता है, ये जो बाहरी सतह है, इस यहाँ पर इसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको समझिएगा। आगे चलेगा, इसमें कभी कभी क्या होते हैं कि इसमें यहाँ पर ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो पहले समझिए ये ब्लॉक्स बनते हैं कैसे। तो कभी कभी प्रकाश मंडल में परमाणुओं का तूफान इतनी तेज़ी से निकलता है कि सूर्य की परमाणुओं का तूफान इतनी तेज़ी से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके, मैंने यहाँ से ये पार करके ये कहाँ चल जाता है? अंतरिक्ष में चला जाता है। तो अंतरिक्ष में ये यहाँ से निकलता है, यहाँ पर तूफान आ जाता है। ये तूफान यहाँ से यहाँ पर समझिए, इसमें तूफान आ जाता है और यहाँ से ये सूर्य के आकर्षण शक्ति को भेदते हुए अंतरिक्ष की तरफ चला जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जब अंतरिक्ष की तरफ चला जाता है, जो ये है, इसे हम कहते हैं सौर ज्वाला। यहाँ पर समझिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी समझिएगा, ये सौर ज्वाला कहलाता है। जब
जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, यहाँ से ये आके ये पृथ्वी तक भी माने आप सभी ग्रह पर जा सकते हैं, तो पृथ्वी पर भी चला जाता है, तो एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में देखा जा सकता है। तो उत्तरी ध्रुव में इसका अलग नाम है और दक्षिणी ध्रुव में अलग नाम है। ठीक है, इसे फिर से एक बार समझिएगा। जब यहाँ से ये सूर्य है, सूर्य पर जब तूफान आता है, ठीक है ना, प्रकाश मंडल में जब तूफान आता है, तो तूफान आने से ये प्रकाश ज्वाला, इसको क्या कहते हैं फिर, प्रकाश ज्वाला, सौर ज्वाला कहते हैं, या प्रकाश ज्वाला, सौर ज्वाला जब कहते हैं, ये सौर ज्वाला अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाता है और ये पृथ्वी तक आता है। पृथ्वी पर ये रंगीन पट्टी के रूप में दिखाई देता है, रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, लेकिन कहाँ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। तो उत्तरी ध्रुव पर इसका अलग नाम है और दक्षिणी ध्रुव पर अलग नाम है। उत्तरी ध्रुव में इसे बोलते हैं अरोरा बोरियालिस और दक्षिण ध्रुव पर इसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ये अगर मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये ऊपर उत्तर ध्रुव हो गया, नीचे दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है ना, तो उत्तरी ध्रुव में अगर ये दिखाई देगा तो अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव में अगर दिखाई देगा तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहलाता है। अब इसे आ गया कि अब इसे याद कैसे करेंगे, तो याद रखिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जब आप ग्लोब देखिएगा तो ग्लोब के ऐसे आधा जो बांटा हुआ है उसके नीचे, यानी ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, तो जो दक्षिणी भाग में है, दक्षिणी भाग में ही कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया महादेश है, तो ऑस्ट्रेलिया महादेश से ही अरोरा ऑस्ट्रेलिस याद आप कर सकते हैं। ठीक है, और उत्तर वालों को अगर जो बच गया वो फिर उत्तर वाला हो गया, लेकिन उत्तर वाला को भी हम याद कराने बताते हैं। उत्तर वाले क्या है, बहुत मेहनती होते हैं। उत्तर भारत में जो लोग होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, और बोरिया लेकर इधर से उधर, बोरिया को होते हैं जब जिसमें चीनी उनी डाला जाता है उसे हम लोग बोरिया बोलते हैं, तो बोरिया लेकर इधर उधर चलते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बोरियालिस, है ना। तो औरारा बोरियालिस याद करने का एक तरीका है ना, इसे अन्यथा ना लीजिएगा, इसे औरोरा बोरियालिस कहते हैं, इसे औरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिस याद करिएगा। ठीक है, ओके। तो ये सौर ज्वाला, ये जो सौर ज्वाला यहाँ से निकली, ये सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है, देखिए जैसे यहाँ से निकली तो इस यहाँ पर काले काले धब्बे जैसे स्पॉट बन जाते हैं। इन स्पॉट को ही क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सौर कलंक कहते हैं। और इसका तापमान ये पूरे सूर्य में सबसे कम होता है, इसका तापमान होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये 3 भाग में इसका तापमान हो गया। एक कोर का तापमान, कोर जो केंद्र है, केंद्र का तापमान 15 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। एक हो गया जो सबसे सतह का भाग है, वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। और वो जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है, यानी सौर कलंक, जहाँ पर स्पॉट बने हुए ब्लैक, उसे वहाँ पर के तापमान क्या होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी आप किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम होगा, आप उसमें इसे बना सकते हैं। आपको अगर ये पसंद आ रहा है ये वीडियो, तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमें उत्साहित कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है थोड़ा सा। सूर्य जो है, ये जो परिक्रमा यहाँ पर ये है, बल्ज की जो परिक्रमा करता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो परिक्रमा करता है, ये परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से, है ना, 250 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये परिक्रमा करता है। स्पीड इसका इतना होता है। सूर्य का व्यास, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, व्यास कहते हैं इसे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, व्यास जो होता है इसका, वो होता है 13,92,000 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13,92,000 किलोमीटर होता है, जो पृथ्वी के व्यास से। अगर इसके सामने हम पृथ्वी के व्यास को देखें तो ये 110 गुना ज़्यादा है। पृथ्वी के व्यास से 110 गुना ज़्यादा क्या है, सूर्य का व्यास है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये अगर पूछा जाए कि पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, तो वह है 13 लाख गुना बड़ा, 13 लाख गुना
बड़ा है। तो याद रखिएगा 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है, और 13 लाख जैसे ही आएगा 13 लाख गुना ये बड़ा भी, इसीलिए हम साथ में बताए हैं कि 13,92,000 किलोमीटर ये क्या है, इसका व्यास है। और इससे 110 गुना व्यास क्या, पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है। और 13 लाख गुना क्या चीज़ में, 13 लाख गुना द्रव्यमान में, मैंने उसकी जो वो है खुद उतना, मैंने ये सूर्य से पृथ्वी से 13 लाख गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए दो महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है, यानी जो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाता है पृथ्वी तक, वो पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट, ऐसे तो 16.6 सेकेंड लगता है, लेकिन 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड में ये सूर्य से पृथ्वी तक तापमान चला जाता है। ठीक है, और जो पृथ्वी का ताप है, ये पृथ्वी जितना ताप उत्पन्न करता है उसका मात्र 2 अरबा, माने 2 अरबा भाग कर दिया जाए, वो भाग हमें प्राप्त होता है। अगर पूरा का पूरा मिल जाता तो पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। 2 अरबा भाग हमें पृथ्वी माने सूर्य के प्रकाश का मिलता है। ठीक है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड में ये पहुंचता है। तो इसे याद कैसे रखिएगा, तो यहाँ देखिए सूर्य को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रह हैं, तो 8 मिनट याद रख लीजिएगा। 8 मिनट 8 दूनी 16 सेकेंड। ठीक है, जितने ग्रह हैं उतना टाइम लगता है, उतना का फिर दुगना सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड सूर्य से पृथ्वी तक तापमान पहुँचने में लगता है। हमारे सौर मंडल में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, उसमें एक नाम था पहले, अभी 8 ग्रह हैं, लेकिन 2006 से पहले ऐसा नहीं था। 2006 से पहले 9 ग्रह होते थे, 9वां ग्रह होता था प्लूटो, लेकिन 2006 में उसे हटाकर उसे 12वें ग्रह में डाल दिया गया। तो 2006 में ये कौन हटाया, तो सबसे पहले याद रखिएगा 2006 में प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया। एक प्रश्न बन गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये कर सकता है, प्लूटो को, किसको, प्लूटो को बौना ग्रह कब नाम, बौना ग्रह के कैटेगरी में कब डाला गया, तो वो भी 2006 में डाला गया बौना ग्रह। ठीक है, तो ये हटाया कौन, तो ये हटाया IAU, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने हटा दिया। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघ। ठीक है, तो IAU इन्होंने 2006 में मीटिंग करके, है ना, इसे क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ये पूरा ग्रह होने के लिए जो जो कैटेगरी चाहिए उसे ये प्लूटो पूरा नहीं करता था, इसलिए उसे प्लूटो को 9 ग्रह जो पहले थे उसमें से हटा दिया गया और इसे बौना ग्रह में डाल दिया गया। तो इस दिन एक फैसला और किया गया कि अब भी जो सौरमंडल में जितने पिंड हैं, सौरमंडल में जितने भी पिंड हैं, वो सभी पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। ठीक है, अभी हम कहे थे ना ऊपर में कि सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो सभी ग्रह हैं, तो सभी ग्रह नहीं हो सकते हैं, सभी ग्रह हैं, लेकिन किस टाइप के ग्रह हैं वो अभी आप देखिएगा, है ना। तो पिंड हैं, तो जो जितने भी पिंड हैं उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला है परंपरागत ग्रह, जिसमें आते हैं बुध, शुक्र, है ना, ये सभी आते हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसे लिख लीजिएगा टोटल। ठीक है, सेकंड नंबर में आता है बौने ग्रह, जिसमें नाम आता है प्लूटो का, प्लूटो, चेरॉन, सेरस और 2003 UV 313। ठीक है, और उसके बाद आता है तीसरा नंबर में लघु सौरमंडलीय पिंड, इसमें आते हैं धूमकेतु और उपग्रह एवं अन्य छोटे, और इससे भी छोटा जो खगोलीय पिंड रहेगा, खगोलीय
पिंड। ठीक है, ये सभी आएंगे इसमें। लघु सौर मंडलीय धूमकेतु इसमें आ रहे हैं, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ठीक है, तो इस अनुसार थी, इसके साथ ही आज का ये लेसन समाप्त होता है। आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही हम आगे जब ये लेसन पूरा खत्म हो जाएगा, इसका पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आपको सब बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी और सभी ग्रह के बारे में बताएंगे। तो उसका इंतज़ार कीजिए और इसका फिर क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए, लेकिन पार्ट 2 होने के बाद देंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद।